Today we will be discussing about Guillain-Barré syndrome or GBS. Any idea about this disease? I think we are meeting for the second time, है ना? एक बार क्लास ले चुका हूँ मैं इस बैच की. So again we will be continuing the same pattern that we will discuss, and the communication will be bidirectional. जिसको बीच में कुछ भी बोलना है, पूछना है, he or she can ask. ठीक है? तो any idea regarding the disease? एक जना कोई भी बोलो. बैठ के ठीक है. दैट मीन्स, तो शी सेइंग इट इज अ डीमाइलिनेटिंग डिजीज. अगर एक वर्ड में इसको डिफाइन किया जाए तो व्हाट डू मीन बाय डीमाइलिनेशन एंड व्हाट विल अकर इन दिस डिजीज? क्या होगा डीमाइलिनेशन से? वेरी गुड. सो माइलिनेशन का क्या काम होता है? व्हाट डज माइलिनेशन डू इन आवर एक्सॉन न्यूरॉन पाथवे? देखो भाई, किसी को बात करनी है ना अगर, तो अटेंडेंस देके जा सकता है. आई वोंट माइंड. दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, है ना? तो अगर अटेंडेंस देके जाना चाहते हो तो यू कैन प्लीज लीव. मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी. ठीक है. तो माइलिनेशन का क्या काम होता है? माइलिन इज अ प्रोटीन एंड इट जनरली कवर्स द न्यूरॉन एंड इट हेल्प्स टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन और एक्शन पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर स्पीड एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन. अब डीमाइलिनेशन में क्या हुआ? बिकॉज ऑफ सम XYZ कॉज द माइलिन शीथ gets hampered or gets damaged due to some reason. So the action potential or the information won't get transmitted to another level, plus it can be slowed down initially. Or last में अगर if it is not treated, then the information cannot be transmitted. क्या देख रहे हो iPad पर? हाँ, बंद कर दो यार. कुछ अच्छा हो तो मुझे भी दिखा दो. सीजन 2 पंचायत ठीक है वैसे. चलो, तो इट इज एन ऑटो इम्यून डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर. सो जो वर्ड्स यहाँ पर कलर में लिखे हुए हैं ना, कलर्ड वर्ड्स हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगेन, एज पर योर थ्योरी स्केड्यूल और योर थ्योरी कोर्स, GBS पे यू कैन गेट अ शॉर्ट नोट. 5 नंबर का शॉर्ट नोट आ सकता है. सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग वी एक्सपेक्ट कि भाई आप डिफाइन करो उसको, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, एंड इफ पॉसिबल इफ यू कैन नेम द वेरिएंट्स. Variants are also important, not very important for you all, but you can be asked in the examination or in the viva that what are the variants of GBS. So if you can label them, well and good. So it is an autoimmune demyelinating disorder that leads to progressive paralysis. So progressive is the key word. What do you mean by progressive and what do you mean by sudden? अभी अचानक से and धीरे धीरे. इसका क्या मतलब हुआ GBS syndrome में? And how this is important? Anyone? अरे गलत बता दो यार, उसमें क्या हो गया? बोलो, तुम बताओ यार. क्रोनिक वर्ड यूज नहीं करेंगे. क्रोनिक GBS इज अ डिफरेंट एंटाइटी. प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि आज फर्स्ट सिम्टम आया है अगर, तो इट विल प्रोग्रेस ग्रेजुअली टू सम एक्सटेंट एंड देन इट विल हॉल्ट. उसके बाद कुछ टाइम के लिए इट कैन गेट स्टैटिक, एंड इफ नॉट ट्रीटेड, बिकॉज देयर आर मेनी पेशेंट्स इन इंटीरियर्स विलेजेस जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, एंड दे आर पेशेंट्स ऑफ GBS एंड दे गेट द सिम्टम्स रिलीव्ड बाय देमसेल्फ. डिजीज इज सेल्फ लिमिटिंग. ओनली इन सम केसेस द चाइल्ड नीड्स एडमिशन एंड फर्दर ICU केयर. ठीक है. तो प्रोग्रेसिव पैरालिसिस इज द की वर्ड. And it is the most common cause of acute flaccid neuromuscular paralysis worldwide. This is not for pediatric. This is a generalized figure as per the WHO criteria. Epidemiology is 0.4 to 2 cases per 1 lakh. So roughly 1 case every 1 lakh population children are affected. Plus there is a season of GBS, because GBS के लिए एक stimulating factor चाहिए, some kind of respiratory illness which can be viral, some kind of vaccination, some kind of gastrointestinal infection. So it has a season.
विंटर्स के स्टार्ट होने से लेके विंटर्स के एंड होने तक देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स राउंड द हॉस्पिटल्स विच प्रेजेंट विद असेंडिंग पैरालिसिस. सो असेंडिंग पैरालिसिस में होता है फादर मदर विल कम टू यू एंड दे विल से कि इसके पैर से वीकनेस स्टार्ट हुई थी एंड नाउ इट इज प्रोग्रेसिंग. ये लाइन यूज करते हैं, बिल्कुल एकदम इलिटरेट होंगे तो शायद ना करें, बट दे जनरली यूज दिस लाइन. The possible cause is influenza vaccine. Again, these are the WHO figures. This can be different from your books. So I am just quoting the WHO thing, है ना. आपको जो ओपी घड़ी में लिखा हुआ है या जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हो, आई थिंक पीयूष गुप्ता यूज करते हो, तो उसमें जो लिखा हुआ आपको उसकी लैंग्वेज यूज करनी है. ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बीच में पूछ लेना. Another cause is gastrointestinal and respiratory infection. Most common bacteria is Campylobacter jejuni. So what is Campylobacter jejuni and how this is transmitted? बताओ. Anyone? Mode of transmission क्या होता है? अरे बोलो भाई, गलत बोल दो, मार्क्स थोड़ा कट रहे हैं. जोर से बोलो. रेस्पिरेटरी है. ठीक है, और कोई? किसने बोला? आपने. सो इट इज द फीको ओरल रूट, जनरली ट्रांसमिटेड थ्रू अनहाइजीनिक वाटर कंडीशंस, पुअर हैंड हाइजीन, मेनली एसोसिएटेड विद पीपल लिविंग इन स्लम्स. ठीक है, स्लम्स या पुअर सैनिटेशन कंडीशंस में जो लोग रहते हैं उसमें दिस इज कॉमन. आई हैव सीन ओनली 2 cases ऑफ पॉजिटिव Campylobacter jejuni in past 15 years. Only 2 cases. Positive मतलब microbiology से reported. आप you can say that this can be Campylobacter, but positive cases mean जो we can put on records, है ना, वो microbiology positive होते हैं, वो I have seen only 2. But worldwide WHO says, especially in African countries and low socioeconomic population countries, Campylobacter jejuni, that this GI infection is more common as compared to the respiratory thing. Indian conditions में pediatric population में respiratory infection precede करता है 99%. मतलब जो pediatric population में बच्चा आ रहा है आपके पास ascending paralysis का, if you are labeling him or her GBS, so symptoms would be cough, cold and coryza. ठीक है. अब this is the basic anatomy of neuron. We all know the basic anatomy, and I am just showing this picture just to make sure where the myelin is and what exactly happens in GBS or Guillain-Barré syndrome. So there are few types and few variants of GBS. Out of those, the most common variant causes the antibody formation, which attacks our normal myelin sheath cells, so that the already formed cells are damaged, or the newly formed cells also get hampered. That means the information won't get transmit. So एक हमारा पॉलीसैकेराइड एंटर करता है. ठीक है. D cells form antibody against it. It takes 3 to 5 days. Antibody formation. ठीक है. अब there are few antibodies which have been made by B cells against Campylobacter jejuni or any other virus in the body, जैसे कि आजकल कोविड में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है. And there are few cases reported worldwide after COVID as well, है ना. It's a viral disease. So antibody formation is present. This antibody mimics for normal myelin cells. That means कि इसका जो ganglioside formation है, that mimics with the myelin cell. Basically antibody thinks कि जो myelin sheath है so
basically antibody thinks कि the cells in myelin sheath are the antigen. एंटीजन जो कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई से या किसी बैक्टीरिया वायरस से एंटर हुआ है उसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी दैट मिमिक्स एंड इट क्लियरली थिंक्स कि माइलिन शीथ इज द एंटीजन एंड एंटीबॉडी अटैक्स दिस माइलिन शीथ टू गेट इट डिफॉर्म्ड. सो इट इज एन ऑटो इम्यून थिंग. एंटीजन तो था बट लेकिन एंटीबॉडी फॉर्म हुई अगेंस्ट द माइलिन शीथ. ठीक है, दिस इज द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ. The word mimic is important. Some few points regarding the historical background if interested. So first, Landry published a report on 10 patients with an ascending paralysis. This is from France, and in 1916 Guillain-Barré and Stroll described two French soldiers with motor weakness, areflexia, and in CSF there was albino-cytological dissociation. If you are interested only, this is from the background part. So again the same picture. What does the antibody do? B cell produces the antibody. This is called molecular mimicry, and it damages the nerve cells. Subsequently, this process will take 3 to 4 weeks roughly, and after 4 weeks the disease progress halts, and at that particular time the regression starts. In some patients, if the ascending paralysis is not ascending till diaphragm, patient won't complain anything except the weakness in lower limbs. So we have few patients जो आए थे कि there is a ascending paralysis and ascending paralysis lower limbs तक ascend हुआ, stopped, patient kept in ward, basic management done, respiratory muscles and diaphragm not involved, and they got discharged after 2 weeks. The longest case was admitted, I am telling about my patient. She was admitted from Bhopal, airlifted on 12 and 12. The date मुझे ऐसे याद है. Her name was Bhavya Mishra, 1.5 year old. She got discharged from Gangaram Hospital after 1.5 years. 1.5 साल तक वो गंगाराम हॉस्पिटल में थी, and she was ventilated for 3.5 months because the respiratory muscles were involved and multiple infections were present in her. उसको रेस्पिरेटरी पैनल में वायरल इन्फेक्शन भी प्रेजेंट था, प्लस फीको ओरल रूट से कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई भी पॉजिटिव था. तो मॉलिक्यूलर मिमिक्री वाज ऑन द हाईएस्ट लेवल एंड देयर वाज डैमेज ऑफ द माइलिन शीट विच कंटिन्यूड फॉर एटलीस्ट 5 months. So she was on ventilator for 3.5 months, and after that she required non-invasive ventilation, and fortunately she was saved, and we celebrated her birthday in our hospital, in our ICU. I have few photographs, and she was the longest stayed patient in hospital in my career till now, 1.5 years. So this is an immune mediated process leading to neuropathy, occurs post infection. This slide is important. If you write this particular thing, this particular slide, these few lines are more than enough for your exam. This is an immune mediated process leading to neuropathy, occurs post infection. You can again enumerate the infection causes, appears related to molecular mimicry. So if you will use this word molecular mimicry, I think it will be more than enough to explain what you know about the disease. There are ganglioside antibodies formation. Example, if a lipopolysaccharide on outer membrane of Campylobacter resembles the ganglioside of peripheral nerve membrane, so that clearly means जो polysaccharide बैक्टीरिया का है वही पॉलीसैकेराइड की मिमिक्री अगर प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी विल थिंक कि माइलिन शीथ को डैमेज करना है बिकॉज दिस इज द एंटीजन. द नेम्स ऑफ एंटीबॉडीज आर एंटी G1A, एंटी GQ1B, एंटी GM1. I will just describe in which variant these antibodies are present. So in clinical features, as I told, there will be antecedent infection prior to the main symptoms. Example of gastrointestinal infection is Campylobacter jejuni, likely the most common cause for watery and bloody diarrhea, mainly in adults as compared to pediatric population. In pediatric population, influenza virus infection is the most common cause, and these days COVID infection, so you can write COVID infection as well in pediatric population. The initial symptoms can be fever and cough. So clinical features, post-infectious symptoms that occurs from 1 to 6 weeks of infection.
again often begins in lower limbs. 99% of cases lower limbs are affected first, ascending paralysis में, but it is not a thumb rule that lower limbs will get involved. There are few cases reported in which the upper limbs get involved first, followed by lower limbs. There is no thumb rule, but most of the cases lower limbs are involved. Ascending weakness and paralysis within days of onset of acroparesthesia. Areflexia is present, but again there are variants in which areflexia is not there, the reflexes are preserved. कल रात में कहाँ थे भाई? बहुत नींद आ रही है, बता दो. बोरिंग है क्या बहुत? अभी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाऊंगा तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा. कोई बात नहीं, सॉरी मत बोल यार. मैं भी एमबीबीएस स्टूडेंट था कभी, बट नींद को रोकना आना चाहिए. नींद सबको आती है ना? चलो, किसी को कुछ बीच में पूछना हो तो वो पूछ सकता है ना. आई डोंट लाइक मर्मर्स. क्या होता है मर्मर? कैन एनीवन डिफाइन मर्मर? हाउ डू यू डिफाइन? एग्जाम में अगर आया कि व्हाट इज द मर्मर, क्या होता है मर्मर का मतलब? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्मर? अभी भी कर रहे हो मर्मर? बताओ भाई, व्हाट, हाउ डू यू डिफाइन? नहीं? चलो सीबीएस की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देर आर ओनली 0.01% ऑफ चांसेस कि राइट लेग में असेंडिंग पैरालिसिस हो रहा है एंड लेफ्ट लेग इज नॉर्मल. इम्पॉसिबल इन जीबीएस. ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल इन सम अदर न्यूरो डिजीजेस, बट इन जीबीएस paralysis and paresthesias are always symmetric. Again, no thumb rule, but 99.99% of cases. जो abnormal presentation होता है, atypical presentations are always present in adult population. So again हम medicine की बात नहीं करेंगे, हम pediatrics की बात करेंगे. Pediatrics में I haven't seen any single case जिसमें asymmetrical presentation हुआ हो GBS का. Till date I have seen around 600-700 cases of GBS. एक में भी ऐसा नहीं हुआ कि ascending paralysis हो, GBS diagnosis हुआ हो and the paralysis is asymmetrical. Other clinical features, autonomic dysfunction can be present, urinary retention, cardiac arrhythmias, sinus tachycardia, dysphagia, facial nerve involvement. ये किस में होगा? कौन से वेरिएंट में होगा? cranial nerves involvement in GBS. Which variant? नाम है उसका वेरिएंट का, एम से स्टार्ट होता है. नाम सुना होगा, 100% श्योर हूं मैं. किसने बोला? एक तो मास्क लगाए हुए आधे लोग. किसने बोला? आपने बोला? मिलर फिशर वेरिएंट. वेरी गुड. सो मिलर फिशर वेरिएंट इज द ओनली वेरिएंट जिसमें क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा. सो दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ योर वाइवा इन सीएनएस एग्जामिनेशन. आप सीएनएस का केस प्रेजेंट कर रहे हो और उसमें असेंडिंग या पैरालिसिस की बात आई, आपसे पूछा कि भाई कॉजेज ऑफ असेंडिंग पैरालिसिस, आपने फटाक से बोला जीबीएस. तो जीबीएस में सबसे इंपॉर्टेंट या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में कह सकते हो मिलर फिशर वेरिएंट में क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट कैन बी प्रेजेंट. द सिम्टम्स पीक विद इन अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 weeks of onset, resolution of symptoms within 4 to 6 weeks, and this is monophasic in nature. So this chap, 9 years old, presented with the complaints of typical cough, लगा देना ऊपर से, typically presented with cough, cold and coryza, history of 4 days. Mother said he is not feeling anything in the right foot. ये इसकी basic complaint थी. So initially देखते ही we won't say कि भाई ये GBS है. अगर दिमाग में जीबीएस की पिक्चर भी होती है तो वी सेंड इन्वेस्टिगेशंस, वी एग्जामिन हिम थॉरली एंड देन वी लेबल कि दिस इज अ पेशेंट ऑफ जीबीएस. सो शी सेड कि ये कंप्लेंट्स हैं. ही गॉट एडमिटेड इन पीडियाट्रिक वार्ड एंड आई थिंक डे 6th ही सेड आई कैन नॉट फील माई लेग बायलैटरली. मतलब ही सेड कि मुझे नहीं महसूस हो रहा कि आई हैव लेग्स. तो वी आस्क्ड हिम कि भाई यूरिनरी रिटेंशन इस तरीके की कोई प्रॉब्लम हो? तो ही सेड नो. रिफ्लेक्सेस वर एब्सेंट and sensory loss was also there.
Day 9th and 10th, he said, I cannot feel any pain, any palpation on my stomach. So that clearly meant there was ascending paralysis, and the next thing which will get involved was respiratory muscles. At some point of time, treatment was initiated, obviously, IVIG was initiated, and this child was shifted into pediatric ICU for basic management and care. Monitoring was done. I was on call at this particular point in Gangaram Hospital, and staff called me and staff said कि ये बच्चा इस तरीके से सांस ले रहा है, तो just note the picture, है ना? उसके बाद I'll tell you the other thing. बताओ अभी क्या है? अगर इस तरीके का पेशेंट वार्ड में पड़ा हुआ हो और अगर आपसे बोला जाए कि क्या है, तो व्हाट यू विल से? आप जेआर जैसे ड्यूटी पे हो, व्हाट यू विल इन्फॉर्म टू योर सीनियर कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? अरे गलत बोलो यार, बोलो बोलो. एक एक करके बोलो. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है. उसके बाद कहां था टेकी गाड़ी? 84 था. दोबारा देखो. अब दोबारा बताओ. सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक चीज तो सब मानते हो, ठीक है. नंबर 2, जोर से बोलो. ठीक है. और अच्छा, 2 चीजें होती हैं. लेट मी एक्सप्लेन. Respiratory distress can be differentiated in between 2, not 2, in fact 3. First, upper airways, ठीक है. upper airway खत्म होते हैं कराइना पे, then lower airways, ठीक है. so 2 distribution हो गए, upper airway, lower airway. upper airway का मतलब ये है, suppose a child is playing 3 years old child, he is playing with some plastic toy, और वो इंजेक्शन करके ट्रैकिया में स्टक हो जाता है, तो अपर एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो गया. अपर एयरवे कॉम्प्रोमाइज, दैट क्लियरली मीन्स कि लोअर एयरवे विल आल्सो गेट कॉम्प्रोमाइज. सो दिस इज एन अपर एयरवे इन्वॉल्वमेंट, क्लियर कट. इसमें भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, एयर हंगर होगा. सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज अ कॉमन टर्म फॉर ऑल 3 काइंड्स ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट. ये पहला था. दूसरा इन्वॉल्वमेंट, there is a pneumonia and there is a big consolidation here and big consolidation here. So this is a lower airway involvement with parenchymal involvement as well. Second type. अब नंबर 3 क्या होता है? इसमें भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ, फर्स्ट वाले में भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ. अब नाउ थर्ड काइंड इज द मसल विच आर रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन, for normal respiration. Obviously muscles are required, and GBS is a disease of muscle, ठीक है. So if there is a weakness of muscle, if the axon potential is not transmitting, the myelin is damaged right from lower limb till diaphragm, all accessory muscles, including the sternocleidomastoid muscle, all kind of accessory muscles. So the lung is normal, the upper airways are normal, the lower airways are normal. Irrespective of that, there will be respiratory distress. So how you will differentiate clinically that this is a respiratory distress of upper airway, lower airway,
और मस्कुलर, ये क्वेश्चन है। ये पेशेंट इमरजेंसी में ऐसे ही आता सेम कंडीशन में। सो ये मुझे क्या देखना है इसमें कि मैं इसको निमोनिया लेबल करूं, कि मैं इसको अपर ईयर में यूआरटीआई लेबल करूं, कि मैं इसको मस्कुलोपैथी, एक ब्रॉड टर्म यूज कर लेते हैं, मस्कुलोपैथी या न्यूरोपैथी लेबल करूं, ये क्वेश्चन है। अब बताओ, क्वेश्चन समझ गए, चीजें क्लियर हो गई? अब बताओ, सोच के बताओ। हाँ बोलो बोलो, सच बोल रहे, ठीक बोल रहे हो, बोलो। तो उससे क्या होगा? वेरी गुड। सो अपर एयरवे इन्वॉल्वमेंट विल हैव, मोस्ट ऑफ द केसेस विल हैव स्ट्राइडर। ठीक है, आई हैव फ्यू वीडियोज, अगर टाइम बचेगा तो मैं दिखाऊंगा अभी। स्ट्राइडर की वीडियोज हैं कुछ, है ना, उसमें यू विल क्लियरली सी कि भाई बच्चा मदर के लैब में है एंड यू कैन हियर द स्ट्राइडर फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद आप जब मदर से पूछते हो एग्जैक्टली, कुछ नहीं अभी खेल रहा था, अभी ऐसे सांस आने लगी, ये हिस्ट्री मिलती है। किससे खेल रहा था? प्लास्टिक के टॉय से खेल रहा था। कौन से टॉय से खेल रहा था? भाई पेन के ढक्कन थे और छोटे छोटे टॉयज पार्टिकल थे। एक्सरे कराते हो, सीटी कराते हो तो फॉरेन बॉडी आपको प्रेजेंट मिल जाती है। तो स्ट्राइडर हो गया अपर एयरवे। मोस्ट ऑफ द फॉरेन बॉडी अकेला कॉज नहीं है, क्रूप कॉज है जिसमें अपर एयरवे इन्फ्लामेशन होता है। ये अपर एयरवे तकरीबन एलिमिनेट हो जाता है। लोअर एयरवे को कैसे एलिमिनेट करोगे? वीज, क्रैक्स और एयर एंट्री विल बी रिड्यूस्ड। अगर इतने बड़े बड़े कंसोलिडेशन है तो लेफ्ट साइड राइट साइड एयर एंट्री कैन बी रिड्यूस्ड। ठीक है, मेजरली वीज और क्रैक्स। अगर बच्चे को ऑस्कल्टेशन में क्रैक्स और वीज हैं और इस तरीके का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो 99% यू आर डीलिंग विद निमोनिया ऑफ सम काइंड। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पर, न्यूरोपैथी और या फिर स्केलेटल मसल का कुछ इशू है, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो नो स्ट्राइडर, चेस्ट विल बी एब्सोल्युटली क्लियर। इनफैक्ट आप ओपीडी में या फिर इमरजेंसी में एक्सरे भी कराते हो, आपने एक्सरे करवाया तो चेस्ट एकदम क्लियर, आप सोचते हो चेस्ट तो क्लियर है, ये क्या है? तो देन आपके दिमाग में चीज आती है अपर एयरवे नहीं है, लोअर एयरवे नहीं है, तो क्या है? ठीक है, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट करोगे। अब ये पेशेंट आ गया आपके पास या आपको वार्ड से फोन आया कि सर जो जीबीएस वाला बच्चा था वो इस तरीके से ब्रीथ कर रहा है, इसका रेस्पिरेशन एक तरीके से और एबनॉर्मल है, ही इज ट्राइंग टू एनगल्फ एयर, जिसे कहते हैं ना खींच के सांस लेना। ऐसी कंप्लेन के साथ पेशेंट आते हैं कि फिश माउथ होता है और वो खींच के सांस ले रहे थे, क्योंकि मसल तो हर जगह की गई हुई है ना, रेस्पिरेटरी मसल के साथ साथ उसका नेक मूवमेंट भी नहीं है प्रॉपरली। जितना भी मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द लास्ट मूवमेंट, ही विल गेट टायर्ड एंड ही विल कोलैप्स, अगर ये 10, 15, 20 मिनट नहीं देखा गया तो। ठीक है, उसके बाद इसमें एक चीज और थी जो आप लोगों ने मिस करी है, दोबारा से देखना और मॉनिटर पे देखना, मैं वहां पर स्टॉप करूंगा ना। बताओ, बताओ, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास किसकी थी? मेरी। वेव्स देखो इसकी, नॉर्मल है। कार्डियक भी तो मसल ही तो होती है, हार्ट क्या है? आपके इंपल्स नॉर्मली जनरेट हो रहे हैं बट हार्ट मसल्स आर वीकन्ड, क्या होगा? एरिथमिया हो सकता है। तो इसमें भी एरिथमिया प्रेजेंट था। अब ये दिस इज अ सेपरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कि विच एरिथमिया इज दिस, बट एरिथमिया वाज प्रेजेंट एंड ऑटोनॉमिक चेंजेस वर प्रेजेंट। अब इसका ये वाला ब्लड प्रेशर मत देखो, ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, दिस इज नॉट राइट। एग्जैक्ट बीपी वाज अराउंड 100 बाय समथिंग, बीपी वाज मेंटेन। जो इसमें से आप में से किसी ने बोला था कि बीपी इज नॉट मेंटेन, लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग टू डॉक्यूमेंट इज ही इज मेंटेनिंग 99% ऑफ सैचुरेशन। इसका मतलब यह है कि ऑल हिज एफर्ट्स आर गोइंग जस्ट टू मेंटेन दिस 99% ऑफ सैचुरेशन, मे बी फॉर नेक्स्ट 30 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट्स,
and he will get tired and he will collapse. ठीक है? हाँ, कुछ बोल रहे हो? अरे बोलो यार, कुछ भी बोल रहे हो यार, कुछ तो बोला था। कहां पर? नीचे रेस्पिरेटरी रेट बिल्कुल ज्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम जनरेट करने के लिए जो 20 से 25 में वो जितना वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, उतना वॉल्यूम का 1/4 उसको जनरेट करने में 65 ब्रीथ्स लग रही हैं, तो ये भी ज्यादा है। बट लेकिन 99 नहीं देखना हमको, क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं SpO2 तो मेंटेन है, एडमिशन की क्या जरूरत है, ये भी पेशेंट बोलते हैं कई बार। तो यू डोंट हैव टू सी द SpO2, यू हैव टू एग्जामिन हिम क्लिनिकली। ठीक है? So now few points about clinical variants. Only names are important for you and basic 2-3 points. Miller-Fisher syndrome involves the anti-GQ1B antibodies. Antibodies का नाम याद करने की जरूरत नहीं है. The triad of symptoms are acute ophthalmoplegia, areflexia and ataxia. Involves no weakness or minimum weakness. The child can present only with areflexia and acute ophthalmoplegia. बस आप एग्जामिन करते हो, आपको लगता है कि CNS पेरेन्काइमल कोई डिजीज है, बट नहीं, उसको मिलर फिशर वेरिएंट निकलता है GBS का एंड ही गेट्स ट्रीटेड। वीकनेस की हिस्ट्री आमतौर पर नहीं मिलती है, अडल्ट में तो बिल्कुल नहीं मिलती, पीडियाट्रिक में यू कैन गेट। नंबर 2 इज एक्यूट इन्फ्लामेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीन्यूरोपैथी AIDP, मोस्ट कॉमन वेरिएंट इन अडल्ट। EMG, इन EMG व्हाट इज EMG? पार्शियल मोटर कंडक्शन ब्लॉक इज प्रेजेंट। The important form for pediatric population is AMAN, acute motor axonal neuropathy, associated with C. jejuni infections, involves anti-GM1 antibodies. अगर ये नाम याद रख पाओ तो anti-GM1, ठीक है? Motor involvement only, normal reflexes more frequently occurs in Asian countries. So हमारे country में this is the one of the leading cause of GBS. Last is acute motor sensory axonal neuropathy AMSAN, again C. jejuni infection. It is similar to AMAN but more severe form. Most common, nearly 40% patients of AIDP are seropositive for jejuni. This is the most common bacteria. Lymphocytic infiltration and macrophage mediated peripheral nerve demyelination is present. So only remember macrophage mediated demyelination. ठीक है? Symptoms generally resolve with remyelination. Obviously demyelination हुआ तो remyelination भी हो जाएगा. AMAN, the acute motor axonal neuropathy, is a purely motor disorder that is more prevalent in pediatric age groups. It is generally characterized by rapid, progressive, symmetrical weakness and ensuing respiratory failure. The antibodies are GM1, GD1A and GD1B. Only GM1 is important for you. 1/3 of patients with AMAN may actually be hyper reflexive. ये रेयर चीज है, मिल भी सकता है हाइपर रिफ्लेक्सिव और नॉर्मल, बट मोस्टली दे आर हाइपो। AMSAN is a severe acute illness differing from AMAN in that it also affects sensory nerves and roots. It is often presents as rapid or severe motor and sensory dysfunction. Marked muscle wasting is characteristic. That clearly means this is a more severe form and disease progresses for a longer duration. The findings show severe axonal degeneration of motor and sensory nerve fibers with little demyelination. बता दो कुछ, हम भी हंस लेते हैं। अरे बता दिया करो यार, मैं बुरा नहीं मानता। क्या क्या पूछ रहे थे उससे? देखो इतनी तो लिबर्टी दे दी है, कुछ भी बोल सकते हो, अटेंडेंस देके जा सकते हो। यहाँ पे 5 भी बैठोगे तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाना चाहिए मुझे। मतलब सीरियसली अटेंडेंस देके जा सकते हो, ये जोर जबरदस्ती नहीं है। एंड आई वोंट कंप्लेन कि भाई रोल नंबर ये वाला अटेंडेंस देके चला गया, बिल्कुल नहीं। मैं कई बार जाता था अटेंडेंस देके, कुछ काम हो सकता है यार, अटेंडेंस भी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं घर पर ही पढ़ लूंगा GBS, तो कोई और पढ़ा देगा मुझे। अगर ऐसी फीलिंग है तो यू आर मोस्ट वेलकम, कोई जबरदस्ती नहीं है। 45 मिनट की क्लास होती है,
So this is the slide mainly for postgraduates, not for you, but just few things. These are the antibodies which are present mainly in acute motor and sensory axonal neuropathy. Acute inflammatory, इसमें antibodies का there is a big question mark. Many a times you get antibodies, many a times you won't. AN, GM1, GM1B, GD1A. So GM1 is important for you, and other variants, especially the Miller-Fisher syndrome, GQ and GT. Now how do you diagnose GBS? बताओ. पैथोफिजियोलॉजी हो गई, क्लिनिकल फीचर्स हो गए, डायग्नोसिस. अब तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? हंस लो यार. चलो बताओ कैसे डायग्नोस करोगे? क्लिनिकल फीचर्स हो गए तुम्हारे बैठ के तुम्हारे दिमाग में जीबीएस की पिक्चर बन गई. अब कैसे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन भेजोगे? वो एग्जामिनेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन बताओ. ठीक है, करा लिया. बताओ. एंटीबॉडी हो गया, ठीक है. और देख लेंगे रिफ्लेक्सेस. और देखो हार्ट को देखना हो तो ईसीजी, ब्रेन को देखना हो तो ईईजी, मसल को देखना हो तो ईएमजी. ईएमजी भी कराते हैं, ठीक है. एनसीजी भी कराते हैं, न्यूरो कंडक्शन वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से द मोटर न्यूरॉन्स आर वर्किंग एंड द एक्शन पोटेंशियल इज ट्रांसमिटेड. सो ऐसा भी आता है कि दिस पर्टिकुलर नर्व इज इन्वॉल्व, दिस पर्टिकुलर मसल एंड नर्व आर इन्वॉल्व, ठीक है. तो एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमारी बात हो ही गई है कि व्हाट वी विल डू. ईएमजी एंड एनसीवी आर डन. lumbar puncture is very very important. So this will show normal WBC which will differentiate from meningitis. So WBC will be normal but elevated CSF protein. ठीक है. अब how will you differentiate between meningitis, bacterial meningitis, tubercular meningitis and GBS? क्या CSF में कैसे differentiate करोगे? आप एक पैथोलॉजिस्ट हो, आपके पास एक सैंपल आता है विदाउट क्लिनिकल हिस्ट्री, आपके पास बस सीएसएफ का सैंपल आया है और आपको फाइंडिंग्स मिली है. अब वो उस फाइंडिंग्स के बेस पे आप बताओ कि हाउ विल यू रिपोर्ट कि दिस कैन बी अ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलर और जीबीएस. तो सेल्स मेनिंजाइटिस में मिलेंगे, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में भी मिलेंगे, इसमें एब्सेंट होंगे या नॉर्मल होंगे. नंबर 2 आते हैं शुगर्स पर. शुगर्स बताओ. लो होगा बैक्टीरियल में, ऐसे याद करो. 40-50 अलग अलग बुक्स का अलग क्राइटेरिया है. ट्यूबरकुलर में नॉर्मल और स्लाइटली लो, ठीक है. इसमें नॉर्मल, इसमें नॉर्मल. दिस इज नॉट एन इन्फेक्टिव इटियोलॉजी ऑफ सीएनएस, दिस इज एन मैकेनिकल फिजियोलॉजी. मैकेनिकल डिफेक्ट है. तो मैकेनिकल डिफेक्ट इज ड्यू टू एंटीबॉडीज. देयर इज नो बैक्टीरिया, नो वायरस इन सीएसएफ, ठीक है. सो ऐसे रिमेंबर करो कि न्यूरोपैथी और मस्कुलोपैथी में नो वायरस इज इन्वॉल्व इनसाइड द सिस्टम बट द मसल्स एंड नर्व्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है. अब प्रोटीन्स बैक्टीरिया में क्या होंगे? इंक्रीज भी रह सकते हैं, नॉर्मल भी रह सकते हैं. टीबी में एलिवेटेड, हाईली एलिवेटेड. अगर लास्ट फॉर्म ऑफ टीबीएम है तो उसमें हजारों में भी आते हैं. इसमें एलिवेटेड बट नॉट एज दैट ऑफ टीबीएम, इसमें एलिवेटेड होंगे, ठीक है. तो ये बेसिक डिफरेंशिएट फीचर्स हो गए. प्लस यू विल ऑल्सो एग्जामिन कि भाई साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस है कि नहीं है. साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस है अगर, तो मेनिंजाइटिस पे पक्का डायग्नोसिस हो गई. अब वो कौन सी है, कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, विच वायरस, दैट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, ठीक है. दीज आर द डीडीज ऑफ जीबीएस. सो आपके लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है नोट करते जाना. एक तो सीएनएस ट्यूमर्स, पोलियोमाइलाइटिस, एनी काइंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंफाक्शन और ट्रॉमा, ठीक है. एक्यूट डिससेमिनेटेड एनकेफेलाइटिस. ये 5 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. ये डीडीज हैं. अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई जीबीएस की डीडी बताओ,
डीडी का मतलब ये होता है कि उसका प्रेजेंटेशन इससे कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो ये 5 चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देयर आर सम टॉक्सिन्स, अगर उनकी पॉइजनिंग होती है तो चाइल्ड कैन प्रेजेंट इन अ सिमिलर वे। इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड विनक्रिस्टीन ड्रग, ये 3 पता होनी चाहिए बस, ठीक है। इन्फेक्शंस में HIV एंड डिप्थीरिया, लाइम डिजीज को छोड़ दो। अगेन इन्फेक्शन में बहुत लंबी हिस्ट्री होगी कि बोले बच्चा 8 महीने से बीमार है, तो आप उसको GBS तो नहीं बोलोगे फॉर श्योर, ठीक है। अब इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में एक ही चीज याद करो बस, पोरफायरिया। लास्टली वेस्कुलाइटिक या वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम, ये डीडीज आपको पता होनी चाहिए बस, इसके अलावा जरूरत नहीं है। और इतना बता दोगे तो 5 में से 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट जो पढ़ने होते हैं। एंड ऑब्वियसली GBS इज अ अडल्ट टॉपिक एज वेल, आपको मेडिसिन में भी आ सकता है ना। मेडिसिन में भी पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे मुझे नहीं पता, बट इट्स अ टॉपिक ऑफ मेडिसिन एज वेल। ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट, बच्चा आ गया, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए, इन्वेस्टिगेशन करा लिया, GBS डायग्नोसिस बन गई, आपने डायग्नोसिस में ये भी लिख दिया कि GBS AMAN वेरिएंट, अब ट्रीटमेंट बताओ। ABC करके बताना, कभी भी ट्रीटमेंट कोई पूछता है अगर एग्जाम में लिखते हो तो अपने दिमाग में याद करने के लिए ABCD, क्या फुल फॉर्म होता है ABCD का? एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ड्रग्स, ठीक है। अब इसमें एयरवे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा आपके पास किस स्टेज में आया है, तो यू हैव टू लेबल GBS सिंड्रोम विद रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट और विदाउट रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्वमेंट। आपने NCV-EMG करा लिया, आपने अपने एग्जामिनेशन में लिखा एयरफ्लेक्सिया DTRs आर एब्सेंट, और उसके बाद आपने लिखा लोअर लिम्स आर इन्वॉल्व आज की डेट में, तो कल मॉर्निंग क्या होगा भगवान जाने आज की डेट में, ठीक है। उसके हिसाब से आपने बेसिक फ्लूइड मैनेजमेंट स्टार्ट किया, आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन भेजे, एक बेसिक एंटीबायोटिक स्टार्ट की क्योंकि द चाइल्ड इज इन हॉस्पिटल एंड यू स्टिल डोंट नो कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है किसकी वजह से हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने बेसिक मेडिकेशन स्टार्ट करने के बाद आपने उसका एक्सरे चेस्ट करा लिया, एवरीथिंग हैज बीन डन, डायग्नोज। अब डिजीज पर से के लिए क्या करोगे कि उसका प्रोग्रेशन स्टॉप हो जाए, क्योंकि बच्चा अभी आपके पास प्रोग्रेसिंग फेज में आया है। द मदर सेड कि इट्स ओनली बीन 1.5 वीक जब से बीमार है, द डिजीज कैन रन टिल 6 वीक्स। तो आप प्रोग्रेस को होल्ड करना है, स्टॉप करना है, जो एंटीबॉडीज बन गई हैं उनको डिसमेंटल करना है। अब इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं, फॉर व्हाट आर IVIGs? दोबारा बोलो। किसकी एंटीबॉडीज? मतलब आप ये कह रहे हो कि GBS के लिए अलग से इम्यूनोग्लोबिन आता है अगेंस्ट ओनली फॉर GBS? हाँ क्या? देखो डिजीज पर्टिकुलरली एक डिजीज के लिए भी इम्यूनोग्लोबिन आता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रेबीज के लिए आता है, चिकन पॉक्स के लिए आता है। सो अगर चिकन पॉक्स का बच्चा है, अभी हमारे पास एक 11 साल की लड़की एडमिट है, शी इज अ पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट विद वेरिसेला इन्फेक्शन, तो उसमें वी आस्क्ड कि वी वांट अ इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर वेरिसेला, दैट मीन्स वेरिसेला इम्यूनोग्लोबुलिन, इट इज नॉट अवेलेबल इन एंटायर राजस्थान, इन एंटायर दिल्ली, है ना, इट इज नॉट अवेलेबल क्योंकि लोग यूज नहीं करते एंड इज डैम एक्सपेंसिव। अगर ये कहीं से इंपोर्ट होता है तो फ्रांस से इंपोर्ट होता है तो इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, वो पेशेंट होगा पे भी कर देते हैं। GBS में पर्टिकुलरली GBS में हमको इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वी स्टिल डोंट नो द कॉज। बैक्टीरिया से हुआ है, वायरस से हुआ है, फंगाई से हुआ है, स्टिमुलेटिंग फैक्टर नहीं पता हमको, ठीक है। तो जब तक स्टिमुलेटिंग फैक्टर वी डोंट नो, आप उसके अगेंस्ट में वैसा इम्यूनोग्लोबिन यू कैन नॉट गिव। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जनरलाइज्ड एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन विच कैन वर्क एंड विच कैन नॉट वर्क। कुछ पता नहीं होता कि दे विल वर्क और नॉट, बट ट्रीटमेंट यही है। ये तो एक IVIG हो गया। सो 0.4 ग्राम पर kg पर डे फॉर नेक्स्ट 5 डेज ये डोज है। अगर ये याद करने में डिफिकल्टी हो तो 2 ग्राम पर kg पर डोज फॉर नेक्स्ट 2 डेज। 0.4 वाला याद कर लो, ये याद कर लो, दोनों में से कुछ भी। अब मान के चलो कि एक बच्चा आया कल, उसको सिर्फ और सिर्फ लोअर लिम्ब पैरालिसिस था और 6 घंटे के अंदर ही
developed respiratory paralysis. That clearly means कि the disease is progressing very fast. So in that particular case, plasmapheresis is being done. क्या होता है plasmapheresis? सिंपल है, प्लाज्माफेरेसिस का मतलब ये है कि पुराना प्लाज्मा बाहर निकाल देते हैं, नया प्लाज्मा डाल देते हैं. अब उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी बनी हुई है, कोविड के अगेंस्ट की होगी, मीजल्स के अगेंस्ट की होगी, जो जो एंटीबॉडीज हैं वो सब बाहर आ जाएंगी और नया प्लाज्मा चला जाएगा. अब इसमें दिक्कत खत्म नहीं हुई, नया प्लाज्मा आ गया, लेकिन अंदर जो 2, 4, 5 एंटीबॉडीज हैं या टॉक्सिन्स कुछ बचे हुए हैं वो फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देंगे. सो देयर आर साइकिल्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी, एटलीस्ट 3 साइकिल्स आर बीइंग गिवन. मैनी फिजिशियंस सेज ऑल्टरनेट डे, मैनी सेज डेली. अडल्ट में दे कैन गिव अप टिल 5 साइकिल्स ऑफ प्लाज्मा थेरेपी. पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हम लोग ऑल्टरनेट डे 3 साइकिल्स करते हैं. इट इज नॉट इजी टू स्टार्ट प्लाज्माफेरेसिस बिकॉज यू नीड अ सेंट्रल लाइन फॉर दैट, है ना. अब बच्चा सिर्फ 5 साल का है, उसमें सेंट्रल लाइन डालना इज अ वेरी टीडियस जॉब. ठीक है, तो अडल्ट में एवरीथिंग इज वेरी इजी. अगर कोई यहाँ पे एमडी मेडिसिन वाला चाहने वाला हो तो बुरा मत मानना. एमडी मेडिसिन या अडल्ट पॉपुलेशन में थिंग्स आर बिट इजियर एज कंपेयर टू द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन. तो प्लाज्माफेरेसिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन दोज पेशेंट विद सीवियर जीबीएस. अगेन इंटुबेशन ड्यू टू रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शाम को 6 बजे एक पेशेंट देखा, उसको पैरालिसिस इंक्रीज हो रही है और आपको लग रहा है कि यार रात में 3 बजे ऐसा ना हो कि फेलियर में चला जाए, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू इंटुबेट द चाइल्ड एंड यू कैन ऑलवेज एक्सटुबेट हिम जब भी आपको लगता है कि डिजीज प्रोग्रेशन है स्टॉप्ड. अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि डिजीज प्रोग्रेशन है स्टॉप्ड? आपने आज ईएमजी या एनसीबी कराया, आपने 4 दिन बाद कराया, तो रिजल्ट्स आर डिफरेंट. आपने आईवीआईजी दे दिया, प्रोग्रेशन स्टॉप हो गया है, आप बच्चे को सीपैप ट्रायल देते हो. इंटुबेशन के भी 2 मोड होते हैं, एक तो वेंटिलेटरी मोड, एक सीपैप मोड जब बच्चा खुद रेस्पिरेशन देता है और वेंटिलेटर उसको खाली प्रेशर सपोर्ट प्रोवाइड करता है. उस समय अगर अडल्ट में होते हैं तो दिस कैन बी गिवन इन अवेक स्टेट. पीडियाट्रिक में ऑब्वियसली दे हैव टू बी सेडेटेड. सो अगर इफ ही इज टॉलरेटिंग सीपैप ट्रायल दैट मीन्स द रेस्पिरेटरी मसल्स आर वर्किंग वेरी वेल, आप एक्सट्यूबेट कर सकते हो. आपने एक्सट्यूबेट कर दिया. अब जो लोअर लिम्ब पैरालिसिस है या लोअर लिम्ब वीकनेस है, इट विल टेक वीक्स टू गो ऑफ. पेशेंट ऐसे भी हैं आज भी जो 8 महीने पहले डिस्चार्ज हुए थे, अभी भी दे आर इन देयर होम विथ सम फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ वीकनेस प्रेजेंट इन द लोअर लिम्स. आइदर दे कैन नॉट स्टैंड, दे कैन नॉट फील देयर लिम्स, बट द डिजीज प्रोग्रेशन हैज स्टॉप्ड एंड दे फील मच मोर हैप्पियर बीइंग एट होम एज कंपेयर टू द हॉस्पिटल. तो काफी पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि आप डिस्चार्ज कर दो, वील मैनेज एट होम, है ना. तो ये दिस कैन बी कंटिन्यूड फॉर वीक्स. You should always avoid steroid uses. No role of steroid. 85% of patients recover and are able to independently ambulate. However, 20% may still have residual morbidity. So 10 से 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें ईयर्स लग जाते हैं. जो मैंने आपको एग्जांपल जो बताया था, भव्या मिश्रा 1.5 ईयर जो रही थी गंगाराम में, आई थिंक मुझे लगता है कि 3.5 या 4 ईयर्स उसकी एज थी. 5 ईयर्स में वो डिस्चार्ज हुई थी और वो 8 साल की उम्र तक स्कूल नहीं गई थी. तो एट 8 years of age she was admitted in first class of the school, that is preschool, at 8 years of age. तो अगेन डिजीज प्रोग्रेशन किसमें कितना हो क्या हो गॉड नोज, बट पेशेंट 90% ठीक जरूर हो जाते हैं अगर आपने हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंट कर लिया है. तो क्या होता है कि आपने जीवीएस की वजह से इंटुबेट किया, बट बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन उसको वैप लग गया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. जो बैक्टीरिया आपको कम्युनिटी से लगता है दैट कैन बी ट्रीटेड वेरी वेल, बट जो बैक्टीरिया आपको हॉस्पिटल से लगता है वो इट्स ऑलवेज डिफिकल्ट टू ट्रीट. ठीक है, चलो